Hello everyone, I welcome you all to our today's social science class. Students, we had started first chapter of class 9th history, that is the French Revolution, and in our previous classes we had studied the various social, political and economic causes which caused the French Revolution. Okay, और जो हमने इमीडिएट कॉज देखा था वो हमने क्या देखा था कि 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी जिसमें तीनों एस्टेट्स के कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उसमें वन एस्टेट वन वोट था. बट जो थर्ड एस्टेट के लोग थे एजुकेटेड पीपल थे, बिकॉज नाउ दे वर समवेयर एनलाइटन्ड विद द हेल्प ऑफ द फिलोसफर्स एंड विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन. तो उन्होंने डिमांड किया कि 1 मैन 1 वोट होना चाहिए, पर राजा ने मना कर दिया, लुइस 16 ने मना कर दिया. तो दे लेफ्ट द असेंबली, वो असेंबली से चले गए और वो लोग कहाँ चले गए थे, एक टेनिस कोर्ट में वर्सेल्स की, वहाँ पे बैठ के उन्होंने क्या बोला कि वी विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे. ठीक है. वहीं पे दूसरी ओर क्या किया था, लोगों ने बेस्टाइल के ऊपर अटैक कर दिया था. वहाँ पे खाने के लिए समाज में दंगे होने लगे थे, मार्केट एरिया में दंगे होने लगे थे. तो इस तरीके से चारों तरफ से अब क्या हो गया था, फ्रांस में क्रांति का माहौल आ गया था. और अब इसका रिजल्ट क्या हुआ वो जो है हम देखेंगे अपनी आज की वीडियो में. तो लेट्स बिगिन. अब हमने देखा था कि जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के पीपल थे, दे गैदर्ड एंड दे टुक अ ओथ दैट दे विल नॉट डिस्पर्स. कब तक दे वुड नॉट डिस्पर्स? जब तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेते. तो अब क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ? यस. सो व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर इट? क्या राजा ने उसको एक्सेप्ट किया? क्या लुइस 16 माना कि वो उस संविधान को फॉलो करेगा, वो उस संविधान को एक्सेप्ट करेगा? तो यस. अब उसके बाद हुआ क्या? क्रांति के बाद अभी तक जो क्या चल रहा था फ्रांस में, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था. ओनली मोनार्की थी, ये नहीं था, है ना. तो जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में. यानी कि है अभी भी राजाशाही, लेकिन अब वो राजा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए कानूनों के अकॉर्डिंग. तो हाउ इट हैपेंड, लेट्स सी. इन 1789 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, एक रफ जो है उसका तैयार कर लिया था कि क्या सिद्धांत होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. कुछ कानून उन्होंने सोचे थे. ऑन 4 अगस्त जुलाई में 14 जुलाई को क्रांति हुई थी. तो 4 अगस्त को क्या हुआ? 4 अगस्त लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो 4 अगस्त को जब उसको कोई वे आउट नज़र नहीं आया, उसको लगा कि अब इस क्रांति को नहीं रोका जा सकता, नेशनल असेंबली भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी, लोग पूरे तरीके से भड़के हुए थे और राजा के बिल्कुल खिलाफ जो है सारा समाज खड़ा हो चुका था. तो फाइनली लुइस 16 को क्या ठीक लगा, उसने नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, उसने उसको रिकॉग्निशन दे दी, मान्यता दे दी. पहले सारी पावर किसके पास थी? राजा के पास. पर अब उसने क्या किया, उसने उसको एक पहचान दे दी, उसको यस कर दिया कि यस, नेशनल असेंबली इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल बॉडी. और साथ में उसने क्या एक्सेप्ट किया, दैट ही इज़ रेडी टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कि हाँ वो उस संविधान को अपनाएगा जो नेशनल असेंबली बना रही है, और साथ ही साथ वो उसमें लिखे कानूनों के अकॉर्डिंग ही अब जो है शासन करेगा. यानी राजा तो रहेगा, लेकिन अब वो राजा अपनी पावर्स अनलिमिटेड वे में यूज़ नहीं कर सकता. अब वो राजा काम करेगा तो किसके आधार पर करेगा? वो राजा काम करेगा उस संविधान के आधार पर. ये तो थी दिन की बात. अभी उसी रात को क्या हुआ? ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री. उन्होंने एक पास किया, एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन, जिसमें उसने उस डिक्री या उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, टैक्सेस ख़त्म कर दिए, प्रिविलेजेस बाय बर्थ ख़त्म कर दिए. ये जो टीथेज और तैले हमने पढ़े थे, जो वो डायरेक्ट टैक्स देते थे गवर्नमेंट को और जो चर्च पीपल को अलग से टैक्स देते थे, इन सभी को उन्होंने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, है ना. तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, जो चर्च, जो क्लर्गी थे प्लस जो नोबिलिटी थे, अब दोनों की पावर क्या हो गई? इट वाज
डिक्लाइंड, वो उनकी पावर कम हो गई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट ₹2 बिलियन लिवरे। अब वो संविधान तो बन गया, मतलब राजा मान गया, अब उनका संविधान कब बना वो हम देखते हैं। The National Assembly completed the framing of the Constitution in 1791 with an aim to limit the powers of the monarch. तो राजा मान गया था संविधान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। जब तक संविधान पूरा तैयार नहीं हुआ था तो ड्राफ्ट में जो चीज़ें मेंशन थी, कुछ बेसिक लॉज मेंशन थे, उसके अकॉर्डिंग जो द लुईस 16 वाज वर्किंग। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम था नेशनल असेंबली जो कर रही थी वो कब फिनिश हुआ? इन 1791। और इसका मेन एम क्या था? देखो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, दैट व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय नेशनल असेंबली। तो मेन एम क्या था? टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, राजा की शक्तियों को सीमित करना, राजा की शक्तियों को कम करना, कंट्रोल करना। पावर्स वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो कुछ फिलोसफर्स ने अपने व्यूज दिए थे कि पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए, डिस्पर्स होनी चाहिए, तो उसी चीज़ को इन्होंने फॉलो किया। और जो भी सारी पावर्स थी वो एक को ना देकर क्या कर दिया, 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स बना दिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और सभी जो है अपना अपना काम कर रहे थे। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और राजा भी जो है इसी के अकॉर्डिंग सभी लॉज को फॉलो कर रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर। अब देखो इस संविधान में बेसिकली जो अधिकार थे वो किसको दिए गए? वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू इट केयरफुली। अब इसने जो पावर दी टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। तो किसको इन्होंने पावर दी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली। कानून बनाने का अधिकार उसने दिया नेशनल असेंबली को। और ये नेशनल असेंबली कौन बनाएगा? इनके लिए इलेक्शन होंगे, इनको चुना जाएगा, जो कॉमन पीपल है वो इनको चुनेंगे, वही चुने हुए लोग नेशनल असेंबली। अभी नेशनल असेंबली क्या होगी? जैसे हमारी भारत में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का के हिस्सा कौन है? स्पेशली लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के मेंबर्स कौन होते हैं? वो जिनको हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठते हैं, है ना। ऐसे अभी नेशनल असेंबली भी एक तरीके की वहाँ की लोकसभा बन गई है। अपने पेपर में ये नहीं लिखना, एग्जाम में अपनी लोकसभा वर्ड नहीं यूज़ करना, क्योंकि उनके लिए टर्म क्या है? नेशनल असेंबली। तो एक ऐसा ऑर्गन बन गया, ऑर्गेनाइजेशन बन गई गवर्नमेंट की, जिसमें इलेक्टेड मेंबर बैठे होंगे। अब उन मेंबर्स को चुनेगा कौन? ध्यान से सुनेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट देखेंगे। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी सिर्फ वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर वेज। दूसरी कंडीशन क्या रख दी? वोट डालने का अधिकार। पहली कंडीशन तो ये है कि सिर्फ उन लोगों को, ओनली मेन। देखो 3 चीज़ें हैं बेटा, एक तो सिर्फ पुरुषों को मिला, सिर्फ मेल मेंबर्स को मिला। दूसरी, वो मेल मेंबर भी 25 साल से ज़्यादा उम्र के होने चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने कर दी कि एटलीस्ट वो टैक्स पेयर्स होने चाहिए, और टैक्स कितना, जितना भी उनकी इनकम है, तो 3 days जो लेबर बनेगी उनकी, पूरे मंथ में से 3 days जो उनका वेज बनेगा, दैट शुड बी गिवन एज अ टैक्स। तो जो टैक्स पेयर होंगे 25 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे, और सिर्फ मैन को यानी विमेन को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्या स्टेटस मिला? राइट टू वोट मिला। और जिनको वोट डालने का अधिकार मिला उनको क्या नाम दिया? लास्ट लाइन में देखेंगे बेटा, एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स। तो अब जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार था उनको क्या नाम दिया गया? एक्टिव सिटीजन्स। यानी अब जो समाज था, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी सभी को सभी अधिकार नहीं मिले। मेन को मिले, 25 ईयर्स एंड अबव को मिले, टैक्स पेयर्स होने चाहिए। वो कंडीशंस रख दी कि ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जो है आप वोट डाल पाओगे। और जो वोट डाल सकते हैं सिर्फ वही एक्टिव मेंबर कहलाएंगे। तो यानी कि सोसाइटी में अब साथ में क्या थे? कुछ पैसिव मेंबर भी रह गए। एक्टिव पैसिव करते हो ना इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? एक्टिव मेंबर ऑफ, पैसिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन तो हमने देखे कौन कौन थे। अभी उन मेल मेंबर्स में से जो भी रह गए, चाहे वो 25 साल से कम उम्र के हैं, चाहे वो टैक्स पेयर नहीं है, किसी भी कारण से जो वोट नहीं डाल पा रहे,
वो किस में आ गए, पैसिव सिटीजन में आ गए। सभी औरतें भी किस में आ गई, पैसिव सिटीजन में आ गई, क्योंकि विमेन के तो राइट टू वोट मिला ही नहीं था। राइट टू वोट तो सिर्फ मेल मेंबर्स को मिला था। तो सभी औरतें और सभी वो मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जिनको अधिकार नहीं मिला, उनको क्या बोला गया, पैसिव सिटीजन। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। देखो वही चीज़ उन्होंने दोबारा बोली है कि अगर आप एक इलेक्टर एंड बनना है, मतलब आप अगर इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं एज अ लीडर, इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तो व्हाट यू शुड हैव, यू शुड बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। जो यानी कि अब ज़्यादा टैक्स कौन पे करेगा, जो रिच होंगे वही तो टैक्स पे करेंगे। यानी कि बेटा आप देखो यहाँ पर हुआ क्या, थर्ड एस्टेट में से नेशनल असेंबली बनी, लेकिन वो थर्ड एस्टेट भी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रिच एंड पुअर, है ना। तो रिच पीपल को कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ मिली, बट जो पुअर सेक्शन था थर्ड एस्टेट का, वो अभी भी निराश था। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी कोई फैसिलिटी नहीं मिली, ना उसको राइट टू वोट मिला, ना वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता, ना उसकी सरकार में कोई भागीदारी है, ना ही उसको सोशल राइट्स मिले कुछ। तो यानी कि एक सेक्शन अभी भी था आफ्टर द क्रांति, आफ्टर द रेवोल्यूशन, जिसको कि अभी उसके अधिकार नहीं मिले। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे अब हमारा है वी द पीपल शुरू होता है ना, तो ऐसे उनका भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से एक डिक्लेरेशन के साथ शुरू होता है, जो कि राइट्स देता है टू मैन एंड द सम अदर सिटीजन्स ऑफ द नेशन। अब कौन से राइट्स उसने दिए सिटीजन को, जो अधिकार सबको मिल रहे हैं कॉमनली, ठीक है। यहाँ पे राइट टू वोट की बात नहीं हो रही। तो कौन से है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो इस्टेब्लिश है नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। तो वोटिंग के अधिकार के बाद ये कुछ अधिकार थे जो सभी लोगों को समान रूप से मिले। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कुछ भी सोचने का अधिकार, समाज के कानून के सामने एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि बाय बर्थ सभी लोगों को मिले थे, और इन राइट्स को कोई भी उनसे ले नहीं सकता था, कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता था। इट वॉज मेड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, ठीक है। एंड अब क्या थी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट किसके लिए बात हो रही है, देश या फिर कह लो उसकी सरकार। तो अभी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि लोगों को अभी जो अधिकार मिले हैं, दिस शुड नॉट बी टेकन अबैक, दिस शुड बी प्रोटेक्टेड। एटलीस्ट ये चीज़ें फ्रांस के सभी लोग क्या करें, एंजॉय करें। अब क्या क्या अधिकार थे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, देखो मैन स्पेशली वर्ड यूज़ किया। क्या था, वो जो संविधान शुरू होता है बिगनिंग में सबसे पहले क्या दिए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। पहले सिर्फ वो हैं जो मेल मेंबर्स को अधिकार मिले हैं, उसके बाद वो अधिकार जो सभी सिटीजन्स के लिए कॉमन है। सो व्हाट वर दीज डिक्लेरेशन, द फर्स्ट वन इज men are born and remain free and equal in rights, कि जो men है those are born and remain free, उनको सभी अधिकार जो हैं by birth मिलेंगे। The source of all power resides in the nation, सभी शक्तियाँ देश में ही रहेंगी, मतलब बाहर का कोई भी आके हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा। The aim of every political association is the preservation of the right of men, सभी जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन होंगी, चाहे वो नेशनल असेंबली है, वो राजा है, कोई भी है, उनका मेन एम क्या होना चाहिए कि अधिकारों का उल्लंघन ना हो, लोगों के अधिकारों को बचा कर रखना, उनको प्रिजर्व रखना। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। लिबर्टी होता है बेटा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज़ादी, ठीक है। लिबर्टी क्या होता है, आज़ादी। तो अब इसमें बहुत सही बात बोली है कि लिबर्टी या आज़ादी तब तक है जब तक इट इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स एंड लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, कि कोई भी इंसान कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, लेकिन कब तक, जब तक उसके एक्शंस के कारण किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही।
अब हमें बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये थोड़ी कि हम किसी को कुछ भी बोलते हुए निकलेंगे, किसी को गालियाँ दे दी, किसी को कुछ गलत बोल दिया, वो हमारे राइट टू स्पीच में या फ्रीडम ऑफ स्पीच में थोड़ी आएगा। अभी हमें मिला हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू लिव हो गया, या राइट टू लाइफ आप लोग बोलेंगे, जो फ्रांस में लोगों को मिला था। तो उसमें क्या था कि अब उन लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी अगर मिल रहा है, राइट टू लाइफ अगर उनको मिल रहा है, तो ये थोड़ी है कि वो कहीं भी किसी के भी घर में जाके घुस के रह जाएंगे कि हमें तो भी राइट मिला हुआ है। तो नहीं, इसका मतलब वो अपने अधिकार एंजॉय कर सकते हैं, अपने सभी राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। कब तक? जब तक वो उन अधिकारों को यूज़ करके किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे। और कानून भी तब तक उन लोगों को कुछ भी करने से नहीं रोक सकता जब तक कि वो सोसाइटी के लिए हानिकारक ना हो, यानी कि जब तक वो सोसाइटी के लिए किसी भी तरह हार्मफुल साबित ना हो। अगर वो सोसाइटी में अच्छे से रह रहे हैं, जैसे मर्जी रहो, सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर कानून भी उनको कुछ नहीं कह सकता। दे कुड फ्रीली एंजॉय ऑल देयर राइट्स। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। अभी कानून क्या थे? कानून क्या थे? ये एक्सप्रेशन थे कि लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दीज वर द जनरल एक्सप्रेशंस। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट फ्रेमिंग लॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी सिटीजन्स, या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स की, सभी सिटीजन्स को अधिकार था कि वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन फ्रेमिंग द लॉज। कानून बनाने में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, तरीका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता था। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटर्मिन्ड बाय द लॉ। सो नो मैन मे बी एक्यूज्ड, किसी को भी सज़ा नहीं मिल सकती जब तक वो कानून के सामने वो चीज़ें साबित ना हो जाएं। तो दीज वर सम राइट्स विच वर डिक्लेयर्ड फॉर द मैन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। सो चिल्ड्रन, हियर आवर टुडेज टॉपिक इज फिनिश्ड, जिसमें हमने देखा कि कैसे आफ्टर द रेवोल्यूशन द मोनार्कियल फ्रांस turned into a constitutional monarchy and which type of rights were given to the citizen, और किस तरह के सिटीजन को कौन कौन से अधिकार मिले, वो सभी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। चैप्टर रीड करेंगे आप यहाँ तक। कोई भी डाउट होगा यू विल आस्क मी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट वेदर they were able to maintain this constitutional monarchy or not, या फिर क्या कुछ बदलाव आया। Were the people happy with the system? This all we'll do in the next part of the chapter. Till then, all of you take care and have a good day.